हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिविल स्टाफ हिमाचल। आज आपकी नेक्स्ट क्लास है ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में, आपका सी सैट एग्जाम, राइट, आपके सी सैट एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी एक्सपेक्टेड है। तो टॉपिक का नाम है आज कैलेंडर। हाँ जी। ये आपका टॉपिक है कैलेंडर का, जिसके क्वेश्चंस जो हैं बहुत आसान सा है चैप्टर। ये चैप्टर इतना बेसिक है कि आप मतलब अगर ढंग से इसका ट्रिक समझ लो ना, तो आपको इस क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप हमेशा इसका अटेम्प्ट करके आएंगे क्वेश्चन, बट सिर्फ अगर आप इसको सॉल्व करने का तरीका, मेथड और ट्रिक समझ ले। ठीक है, तो कैलेंडर में आपका क्या रहता है कि पहले मैं थोड़ी सी बेसिक चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगी, बिकॉज वो बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे का समझ पाएंगे। फर्दर जो है वो सारा आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर वो बेसिक चीज़ें आपको क्लियर होगी, राइट। तो कैलेंडर में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होता है। ठीक है, आपका सबसे पहले तो लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में फर्क हम डिस्कस करेंगे। अब इनमें फर्क क्या आता है, लीप ईयर में आपके होते हैं 366 डेज एंड नॉन लीप ईयर में होते हैं आपके 365 डेज। ठीक है, एक दिन का फर्क होता है, वो एक दिन लीप ईयर में होता है और नॉन लीप ईयर में नहीं होगा, राइट। तो 366 डेज होते हैं लीप ईयर में, 365 डेज होते हैं आपके नॉन लीप ईयर में। तो वो कौन सा दिन है, 29 फरवरी जो कि लीप ईयर में आती है, और 29 फरवरी जो कि नॉन लीप ईयर में नहीं मिलती। ठीक है, 29 फरवरी की डेट, फरवरी में आप नॉर्मली क्या देखते हैं, 28 दिन होते हैं, पर एक 29 फरवरी होती है जो आपको सिर्फ लीप ईयर में मिलेगी, नॉन लीप ईयर में नहीं मिलेगी। और पता कैसे लगता है कि एक साल, एक दिया हुआ साल लीप ईयर है कि नहीं है, अगर वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो लीप ईयर है, अगर वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा तो वो क्या होगा, नॉन लीप ईयर होगा, राइट। तो ये फर्क होता है आपका लीप ईयर और नॉन लीप ईयर में। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना, 29 फरवरी आ रही है तो लीप ईयर, 29 फरवरी नहीं आ रही तो नॉन लीप ईयर। और कौन से में आएगी, कौन से में नहीं आएगी, जो 4 से डिवाइड हो रहा है उसमें 29 फरवरी आएगी और वो आपका लीप ईयर होगा, जिस वजह से उसमें 366 डेज होंगे। और जो आपका 4 से डिवाइड नहीं हो रहा उसमें 29 फरवरी नहीं आएगी, जिस वजह से उसमें 365 डेज होंगे और वो आपका होगा नॉन लीप ईयर, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो कैलेंडर का टॉपिक तो आपका इस तरह से जो है ना, मतलब क्वेश्चंस हम करेंगे, पर पहले मैं थोड़ा सा बेसिक आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, तभी मैं ये कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे ऑड डेज की। हाँ जी, ऑड डेज क्या होते हैं, ऑड डेज होते हैं नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, दैट इज रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर भी बोला जाता है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ डेज लेफ्ट आफ्टर डिवाइडिंग द टोटल नंबर ऑफ डेज बाय 7। ठीक है, ये क्या होता है, वो दिन जो बच गए, जो हफ्ता नहीं बना पाए, जो दिन रह गए, नंबर ऑफ डेज लेफ्ट, जो दिन रह गए जो हफ्ता नहीं बना पाए। 7 से डिवाइड कर रहे हैं ना, 7 क्या होता है यहाँ पे, हफ्ता। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, हाँ जी, लीप ईयर में आपके कितने दिन है, 366 डेज है। 366 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो ये कितना होगा, 52, 2/7। और अगर मैं बात करूं नॉन लीप ईयर की, तो इसमें आपके कितने दिन है, 365, उसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो कितना होगा, 52, 1/7। तो मतलब ये है कि लीप ईयर में आपके 2 दिन बचते हैं जो हफ्ता नहीं बना पा रहे, और नॉन लीप ईयर में आपका एक ही दिन बचता है
जो हफ्ता नहीं बना पा रहा। ठीक है, मतलब कि 52 वीक्स तो बन जाते हैं। एक लीप ईयर में आपके 52 पूरे पूरे वीक्स तो बन जाते हैं। ठीक है, 52 वीक्स आपके बन जाते हैं, 2 दिन रह जाते हैं जो हफ्ता नहीं बन पाए। नॉन लीप ईयर में आपके फिर से 52 वीक्स तो बन ही जाते हैं, पर एक दिन बचता है जो हफ्ता नहीं बना पा रहा। तो ऑड डे फर्क हो जाता है, 2 ऑड डेज बचते हैं आपके लीप ईयर में और 1 ऑड डे बचता है नॉन लीप ईयर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इस तरह से, पर नंबर ऑफ वीक्स तो सेम है, महीने में 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी डिस्कशन थी मेरी ऑड डेज के ऊपर। तो ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ कि लीप ईयर में 2 दिन बचे, नॉन लीप ईयर में आपका 1 ही दिन बचा, ये किस तरह से होगा देखिए। मान लीजिए 1 जनवरी 2001 का मान लीजिए मंडे है। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि चलो यहाँ पे ये चीज तो मैं आपको करवाऊंगी, पर पहले आप एक चीज देखो, ये 2001 जो है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है नॉन लीप ईयर, राइट। 2001 आपका नॉन लीप ईयर है, यानी कि यहाँ पे आपका क्या रहेगा, 365 दिन होंगे। ठीक है, और 365 दिनों में आपका 1 ही दिन बचेगा जो हफ्ता नहीं बना पा रहा, 1 ही ऑड डे बचेगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, क्योंकि 30 दिसंबर 2001 तक 52 टाइम्स मंडे टू संडे आ गया। ठीक है, हमारा क्या था कि 365 का क्या होता है, 52 1/7, मतलब एक दिन रह जाता है, वो एक दिन लास्ट का रह गया। ठीक है, और 52 टाइम्स पूरा पूरा हफ्ता आ गया, तो मंडे टू संडे मंडे टू संडे मंडे टू संडे का जो साइकिल है वो 52 टाइम्स चला, और 30 दिसंबर 2001 पे संडे आके वो मंडे टू संडे का साइकिल खत्म हो गया, यानी एक दिन रह गया, है ना। तो ये 31 दिसंबर क्या करेगा, 31 दिसंबर को उस हिसाब से तो मंडे बनेगा, तो ये अपना मंडे टू संडे का साइकिल अगले साल के साथ बनाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2002 को फिर आपका क्या होगा, ट्यूसडे हो, यानी अब आपका मंडे टू संडे का साइकिल जो है अगले साल के साथ बचेगा। वैसे ही फिर 2002 का एक दिन बचेगा, वो अगले साल के साथ चलाएगा अपना साइकिल। तो ये जो एक एक दिन बचता है, यानी जब लीप ईयर आएगा तब तो आपके 2 दिन बच जाएंगे, वो अगले साल के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, यही कारण है कि हर साल आप अपना बर्थडे जो है वो अलग वीकडे पे मनाते हैं। कभी आपका बर्थडे मंडे आ रहा है, कभी ट्यूसडे, कभी वेडनेसडे, तो अलग अलग ऐसा क्यों होता है, एक डेट का वीकडे हर साल बदलता क्यों है, ऑड डेज की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे इस वजह से आपका ये है। तो अभी कोई क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया आपको, मैं सिर्फ अभी आपको कंसेप्ट बता रही हूँ, ये चीजें हम क्वेश्चन में भी करेंगे और उसमें तरीके बताऊंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी मैं सिर्फ आपको इतनी बात समझाना चाह रही हूँ कि ऑड डे ही एक वो कारण है जिस वजह से आपका हर साल एक डेट का वीकडे बदल जाता है। ठीक है, इतनी सी बात मैं समझा रही थी। चलिए, अब अगर मैं ऑड डेज निकालना चाहूँ, देखो ऑड डेज तो आपने समझ लिया कि 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वो होते हैं ऑड डेज। और वो अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकली आपको वो बात समझाना चाहूँ कि वो रिमाइंडर क्या है, वो दिन है जो हफ्ता नहीं बना पाए। तो चलिए, सबसे पहले जैन के महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 दिनों में कितने ऑड डेज होंगे, 3। 31 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, ये देखिए 31 डिवाइडेड बाय 7, 7 4 ज़ा 28, 4 3/7 होगा, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 रिमाइंडर बच रहा है। फरवरी में आपके यहाँ तो 28 दिन होंगे या फिर 29 दिन होंगे, तो आपका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 या फिर 1। ठीक है, 0 रिमाइंडर होगा या फिर 1 होगा। इसी तरह से मार्च की अगर मैं बात करूं, मार्च में आपके 31 दिन होते हैं, तो रिमाइंडर होगा 3। ठीक है, 31 डेज है तो रिमाइंडर 3 होता है। 30 डेज है तो 7 से डिवाइड करो, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर होगा 2। 28 डेज है, उसको मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 4 ज़ा 28, ये तो पूरा डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर बचेगा 0। और अगर 29 डेज है, उसको मैं 7 से डिवाइड करूं, तो 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर बचा 1, तो 4 1/7। क्लियर। चलिए, तो मार्च आपका हो गया 31 डेज, जिसमें कि रिमाइंडर आपका कितना बचा, 3।
अब अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। और आप देख सकते हैं 30 दिन में ऑड डे कितने होते हैं आपके? 2। अब इसी तरह से मई में 31, तो ऑड डेज होंगे 3। जून में आपके 30 डेज जिसमें कि ऑड डेज होंगे 2। जुलाई में आपके 31 डेज तो ऑड डे होंगे 3। उसके बाद अगस्त में आपके 31 डेज तो उसमें ऑड डेज होंगे 3। उसके बाद आपका सितंबर में आपके कितने दिन होते हैं? 30 दिन जिसमें कि ऑड डे होंगे 2। उसके बाद अक्टूबर में आपके कितने दिन होते हैं? 31 दिन, ऑड डे होंगे 3। नवंबर में आपके 30 दिन, ऑड डे होंगे 2। और दिसंबर में 31 दिन और ऑड डे होंगे 3। क्लियर है? तो ये ऑड डे का कंसेप्ट है। ऑड डे क्या होते हैं? रिमाइंडर, वो दिन जो हफ्ता नहीं बना पाए। जैसे कि ये 4 का मतलब क्या है कि 31 दिन के महीने में 4 हफ्ते बन गए, है ना। 4 बार 7 डेज का वीक जो है वो बन गया, 3 दिन रह गए जो हफ्ता नहीं बना पाए। जिस महीने में 30 दिन है उसमें 2 दिन बच जाते हैं 4 हफ्तों के बाद। जिसमें 28 दिन है उसमें पूरे पूरे 4 हफ्ते बन जाते हैं। और जिस महीने में 29 दिन है उसमें 4 हफ्ते पूरे पूरे बन जाते हैं और 1 दिन बच जाता है। तो ये आपका था ऑड डेज का कंसेप्ट। अब आगे हम करेंगे ना तो ये चीजें आपकी यूज होंगी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना आपको थोड़े से कोड्स याद करवाना चाहूंगी। जैसे कि मंडे को हम कोड में क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। ट्यूसडे को हम कोड में क्या बोलते हैं? 2। वेडनेसडे को हम कोड में क्या बोलते हैं? 3। थर्सडे को हम कोड में क्या बोलते हैं? 4। फ्राइडे आपका क्या होता है? 5। सैटरडे हमारा कोड में क्या होता है? 6। और संडे को हम कोड में क्या बोलते हैं? 0। ये कोड्स आप याद कर लीजिए, काम आएंगे आगे क्वेश्चन में। मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे आपका 5, सैटरडे 6 एंड संडे आपका क्या होगा? 0। ठीक है, तो ये आपको कोड्स याद करने हैं, आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। पहला क्वेश्चन, इफ 5 अक्टूबर 2001 का मान लीजिए मंडे है, ये आपको दिया होगा क्वेश्चन इस तरह से कि इफ 5 अक्टूबर 2001 का मंडे है तो आपको बताना क्या है? आपको ये बताना है कि 5 अक्टूबर 2002 का क्या होगा। चलिए तो ये कैसे करते हैं? देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आपने देख लिया कि 5 अक्टूबर 2001 का मंडे है तो 5 अक्टूबर 2002 को क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपने बस इसमें क्या करना है, जो दिया होता है ना उसमें आपने ऑड डेज ऐड करने हैं। उसमें आपने ऑड डेज ऐड करने हैं। तो ऑड डेज अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो कैसे होगा? देखो यहाँ पे 2001 और 2002 यानी कि ये नॉन लीप ईयर है, मतलब इनके बीच में 29 फरवरी नहीं आ रही। ठीक है, तो ये ऑड डेज किसके हैं? ऑड डेज हैं इन 2 डेट्स के बीच में कितने ऑड डे आ रहे हैं, यानी 5 अक्टूबर 2001 से 5 अक्टूबर 2002 तक आने में जितने दिन बढ़े, उन बढ़े हुए दिनों में कितने ऑड डेज थे वो निकालेंगे और वो हम मंडे में ऐड कर देंगे। तो क्योंकि ये पूरा साल है, पूरे साल का मतलब 365 डेज के बाद आएगा 5 अक्टूबर 2002। और हमें पता है 365 डेज में आपके ऑड डेज कितने होते हैं? सिर्फ 1। तो मंडे में +1 करके आपका क्या आएगा? ट्यूसडे आएगा। ठीक है, उसके बाद 5 अक्टूबर 2003 का अगर आपसे पूछा जाए कि 5 अक्टूबर 2003 को क्या होगा, तो 5 अक्टूबर 2003 में भी आप क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। तो ट्यूसडे में +1 करके आपका क्या आएगा? वेडनेसडे। ठीक है, उसके बाद 5 अक्टूबर
2004 का। अब ये देखते हैं क्या होगा। देखो इन दो डेट्स के बीच में 29 फरवरी आ रही है, और अगर यहाँ पर 29 फरवरी आ रही है तो यहाँ पे आपके कितने दिन होंगे, 366 डेज होंगे। देखो बीच में आपकी 29 फरवरी 2004 आएगी, तो यहाँ पे फिर आप क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, क्योंकि 29 फरवरी की वजह से 366 डेज है, और 366 डेज में आपके 2 और डेज होते हैं, तो +2 कर दिया, तो वेडनेसडे में +2 करके आपका क्या आ जाएगा, फ्राइडे। ठीक है। उसके बाद 5 अक्टूबर 2005, ठीक है, 5 अक्टूबर 2005 का क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए फ्राइडे में +1 किया, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे। तो आगे बढ़ते हैं, वही +1 क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे तो आपका एक ही ऑड डे बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो 29 फरवरी आ नहीं रही। देखो 29 फरवरी आ रही है तो +2 होता है, 29 फरवरी नहीं आ रही तो +1 होता है। ठीक है, और क्यों +1 +2 हो रहा है, क्योंकि हम क्या करते हैं, ऑड डेज जोड़ते हैं, और ऑड डेज आपने अभी मैंने सिखाया था कि किस तरह से निकालते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 अक्टूबर 2006 को क्या होगा। तो अब सैटरडे में +1 कर लिया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये संडे। इसका आंसर बनेगा संडे। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर में। सिंपल सा एक दे देगा कि 5 अक्टूबर 2001 का मंडे है, तो बताइए 5 अक्टूबर 2002 को क्या होगा। तो आप इस तरह से सॉल्व करके बता सकते हैं, हार्डली 1-2 सेकंड में आप आंसर मार्क कर देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। इफ 10 जनवरी 2001 का मान लीजिए मंडे है, तो आपको ये बताना है कि 10 जनवरी 2002 का क्या होगा। 10 जनवरी 2001 का अगर मंडे है तो 10 जनवरी 2002 को क्या हो जाएगा, वही बात, +1 कर देंगे। +1 क्यों, क्योंकि ऑड डेज जो है एक ही बचता है, और एक कैसे बच रहा है, क्योंकि इसके बीच में आपके सिर्फ 365 डेज आ रहे हैं। तो +1 मतलब 365 में 1 ऑड डे होता है ना, तो हमने यहाँ +1 कर दिया, तो कितना हो गया, ट्यूसडे। इसके बाद अगर मैं पूछूं 10 जनवरी 2003 को क्या होगा, फिर वही बात, इनके बीच में 365 दिन आ रहे हैं, तो जिसमें कि हमने एक ऑड डे निकाला, तो ट्यूसडे में +1 किया, तो कितना आ गया, वेडनेसडे। उसके बाद बात करते हैं 10 जनवरी 2004 की। ठीक है, ये अगर आप देखो 2004, ये आपका क्या है, लीप ईयर है, और अगर ये आपका लीप ईयर है तो यानी कि यहाँ पे आप देखो 29 फरवरी आ रही है कि नहीं। बात हो रही है 10 जनवरी 2003 से 10 जनवरी 2004 पे आने की, तो अभी आपके 365 दिन नहीं आ रहे हैं, 365 डेज ही आ रहे हैं। तो क्योंकि 29 फरवरी तो 10 जनवरी 2004 के बाद आएगी, है ना, तो उसके बाद अगर आएगी तो यहाँ अभी फिलहाल आपका +1 ही होगा, तो वेडनेसडे में +1 करके आपका कितना हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 जनवरी 2005, ठीक है, तो यहाँ पे आपके कितने दिन आ रहे हैं, यहाँ पे आपके आ रहे हैं 366 डेज, क्योंकि 10 जनवरी 2004 के बाद 2004 में ही 29 फरवरी आएगी, और 29 फरवरी की वजह से 366 डेज होंगे, जिसमें कि आपके 2 ऑड डेज बचेंगे, तो थर्सडे में +2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे +2 क्यों हो रहा है, क्योंकि 29 फरवरी आ गई, तो 29 फरवरी के आने की वजह से हमने यहाँ पे +2 कर दिया, तो +2 करके आपका आ जाएगा सैटरडे। तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, चलो एक और कर लेते हैं डेट, फिर मैं आपको बताती हूँ। 10 जनवरी 2006, अब यहाँ पे तो 365 दिन ही आ रहे हैं इनके बीच में, तो यहाँ पे +1 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, संडे। ये मैं आपको सिखाना चाह रही थी इसमें एक चीज, कि हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, अच्छा 2004 है, लीप ईयर है, अच्छा पता कैसे लगा 2004 लीप ईयर है, 4 से डिवाइड करके। आप इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे तो 2004 आपका लीप ईयर होगा, 2004 फिर 2008 फिर 2012 फिर 2016, इस तरह से। तो अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये 2004 की बात हो रही है,
है ना। आपने यहाँ पे 2004 से पीछे +2 किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2004 के बाद +2 किया। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये मत करना कि 2004 आ गया तो +2 होगा, ऐसा मत करना। ये देखना जहां पे 29 फरवरी आ रही है वहां +2 होगा। अब यहाँ पे 29 फरवरी इनके बीच में आ रही थी और पिछले क्वेश्चन में आपकी 29 फरवरी 2004 से पहले आई, तो इसीलिए 2004 से पहले +2 हुआ, क्योंकि 2004 से पहले 29 फरवरी आई थी। और इसमें देखिए 2004 के बाद 29 फरवरी आ रही है, जिस वजह से 2004 के बाद में +2 हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन हो रहा है सॉल्व। तो यही क्वेश्चन ज्यादातर आपसे पूछा जाता है, बट फिर भी और भी बहुत तरह के क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। इफ या चलो, अगर मैं आपको ये बोलूं कि 70 डेज आफ्टर मंडे क्या होगा, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मंडे के 70 दिन बाद क्या होगा। आपको मैंने एक चीज बता दी कि जो चीज भी उसने आपको दी है, आपने उसमें क्या ऐड करने हैं, ऑड डेज। और ऑड डेज किसके, जितने दिनों का गैप आ रहा है। यहाँ पे 70 दिन का गैप है, मंडे के 70 दिन बाद पूछा जा रहा है, तो 70 दिनों में कितने ऑड डेज होते हैं वो हमें कैसे पता लगता है। 70 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो अगर हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका पूरा डिवाइड हो रहा है। 7 10 70, तो यहाँ पे आपके ऑड डे कितने बचे, 0, है ना। यानी 70 डेज तो पूरे पूरे हफ्ते हैं, पूरे पूरे 10 हफ्ते हैं 70 दिन। तो यानी कि मंडे में आपने +0 किया तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, मंडे ही आ जाएगा, क्योंकि ऑड डे बच ही नहीं रहा। 0 का मतलब +0 कर दीजिए, तो आंसर है मंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 डेज आफ्टर ट्यूसडे क्या होगा। हाँ जी, 100 डेज आफ्टर ट्यूसडे अगर आपको बताना है, तो वही बात है, ट्यूसडे के 100 दिन बाद पूछ रहा है, तो 100 में हम देखेंगे कि कितने ऑड डेज हैं। ठीक है, तो 100 में आपके ऑड डेज निकालने हैं, तो आप कैसे बताएंगे, 7 से डिवाइड करके। तो 7 1 ज़ा 7, 30 बचा, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, तो आप एक चीज देखिए, रिमाइंडर बचा 2/7, तो यानी कि यहाँ पे आपके ऑड डे कितने आ रहे हैं, 2। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, ट्यूसडे में +2 करना है। तो ट्यूसडे में +2 करके आपका क्या आ रहा है, थर्सडे। तो ये आपका आंसर है। क्लियर, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन थोड़ा सा इसी तरह का करते हैं। 34 डेज आफ्टर वेडनेसडे क्या होगा। 34 डेज आफ्टर वेडनेसडे उसने पूछा है आपसे, तो आप वही काम करिए, 34 को 7 से डिवाइड करिए, तो 7 4 ज़ा 28 हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 6, 4 6/7। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका 6 बचा। तो वेडनेसडे में अगर आप +6 करते हैं, तो वेडनेसडे में +6 कैसे करें, आप कई बार ऐसे ऐसे करते हैं, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, जरूरत ही नहीं है। आपको याद होगा मैंने कोड्स लर्न करवाए थे, तो वेडनेसडे का कोड, ये ध्यान से सुनना, पॉइंट कंफ्यूजन हो सकती है पर अगर ध्यान से सुनोगे तो नहीं होगी। ठीक है, और ये पॉइंट आपके काफी काम का है। वेडनेसडे का कोड मैंने आपको क्या याद करवाया था, 3। आपको याद होगा भी मैंने कोड बताए थे, मंडे का कोड 1, ट्यूसडे का कोड 2, वेडनेसडे का 3। तो आपने ये क्या करना है, 3 + 6 करना है। तो 3 में 6 जोड़ोगे तो कितना होगा, 9। तो ये 9 कौन सा वीकडे है, तो 9 देख लो कौन सा वीकडे है। मतलब 9 का मतलब ये देखो, आप जैसे कि मंडे को 1 बोल रहे हैं, ट्यूसडे को 2 बोल रहे हैं, ऐसे ही करते करते सैटरडे को आपने बोला 6, संडे को आपने बोला 0, या फिर हम इसको 7 भी बोल सकते हैं, इसको 8 भी बोल सकते हैं और इसको 9 भी बोल सकते हैं। तो हमें समझ आ गया कि 9 का मतलब है ट्यूसडे, पर इतना नहीं करना हमें, ये तो मैं सिर्फ समझा रही हूँ आपको।
9 का मतलब क्या है, आप इसमें देखो 9 में से अगर मैं पूरा हफ्ता, क्योंकि ये ना साइक्लिक है, मंडे टू संडे, संडे के बाद हम वापस मंडे पे आ गए, फिर मंडे टू संडे, संडे के बाद वापस हम मंडे पे आ गए, तो 9th डे आपका कौन सा है, तो ये देखिए 9th डे बताना है, तो आप इसमें से हफ्ता निकाल दीजिए। ठीक है, तो 9 में से हफ्ता निकाला, 7 दिन निकाल दिए, तो यानी कि साइक्लिक था ना, यानी मंडे टू संडे एक बार 7 दिन आ चुके हैं, फिर वो साइकिल सेकेंड टाइम आ गया, तो 9 माइनस 7 कितना हुआ 2, और 2 का मतलब क्या होता है, ट्यूसडे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह से, 48 days आफ्टर सैटरडे क्या होगा, 48 डेज आफ्टर सैटरडे आपसे पूछा जा रहा है, तो 48 में रिमाइंडर निकालते हैं पहले, तो 7 6 42, 7 6 42, तो रिमाइंडर कितना बचा 6/7, तो यहाँ पे आपके ऑड डे कितने आ रहे हैं 6, क्योंकि ऑड डेज क्या होते हैं आपके रिमाइंडर, तो सैटरडे में आपने +6 करना है, सैटरडे ऑलरेडी कितना होता है 6, तो 6 + 6 कितना हुआ 12, यानी 12वां दिन कौन सा है, 12वां दिन अगर मुझे बताना है, मतलब ये साइक्लिक हो गया, 7 दिन के बाद फिर से हम मंडे पे आ रहे हैं, तो एक हफ्ता निकाल दिया, तो कितना बचा 5, और 5 का मतलब क्या होता है, 5वां दिन कौन सा होता है आपका फ्राइडे, तो आंसर आपका क्या होगा फ्राइडे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ 9 जून 2002 का मान लीजिए वेडनेसडे है, तो आपको मुझे ये बताना है कि 9 जून 2010 को क्या होगा। अब ये चीज, इस तरह की चीज हम कैसे करेंगे, देखिए 9 जून 2002 का आपको वेडनेसडे दिया हुआ है, 9 जून 2010 का उसने आपसे पूछा है, तो आप एक चीज देखिए 2002 के कितने, देखो आपको मैंने एक चीज स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन किया था, +1 हो रहा था ना हर साल, 2002 से 2003 पे आना है +1, फिर आगे आगे करते करते आप +1 करते जा रहे थे, पर बीच में कहीं कहीं +2 भी आया, +2 हमने कहाँ किया जब 29 फरवरी आई, तो असल में वो +2 जो है उसका 1+1 तो वो रेगुलर पैटर्न है जो आपका चलता रहता है, कि अगले साल +1, अगले साल +1, एक और डे +1, एक और डे +1, और इस +2 में जो दूसरा +1 है वो है आपकी 29 फरवरी, है ना। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब आप अगर इस तरह से करने का सोच रहे हो कि 2 से 3 का निकालो, 3 से 4 का, बड़ा लंबा काम जाएगा, इतना हमने नहीं करना, सीधा देखो 2002 के कितने साल बाद 2010 आता है, 8 साल बाद, और हर साल अगर मैं +1 करूं, हम करते हैं ना +1, सिर्फ 29 फरवरी के टाइम पे +2 होता है, पर अगर मैं वो +2 को तोड़ लूं, अलग अलग कर लूं +1 दोनों, 29 फरवरी मैंने अलग कर ली, और +1 जो आपका होता ही रहता है हर साल वो मैंने अलग कर लिया, तो 2002 के 8 साल बाद होता है ना 2010, तो मैंने एक ही बारी में +8 कर लिया, ठीक है, एक ही बारी में मैंने +8 कर लिया, उसके बाद 29 फरवरी हम अलग से गिन लेंगे, इस 2 में से एक +1 तो इसमें आ चुका है, 29 फरवरी वाला +1 अलग से देख लेते हैं, तो 29 फरवरी आएगी कब, 2002 से लेके 2010 के बीच में 2004 में आएगी 29 फरवरी, क्योंकि 2004 आपका लीप ईयर होता है, फिर आएगी 2008 में, क्योंकि 2008 भी आपका लीप ईयर होता है, तो 2 बार आ रही है, तो मैंने किया +2, ठीक है, यानी कि 2002 में +8 और +2 करके आती है, 9 जून 2002 में +8 और +2 करके आएगी 9 जून 2010, तो आप यहाँ पे इनको ऐड करने की बजाय ना तो टूटे हुए में ही ऑड डे निकाल लो, 8 में आपके कितने ऑड डे होते हैं 1, है ना, 8 को मतलब आपका कैलेंडर का जब क्वेश्चन आएगा, जैसे ही आपका नंबर 7 या 7 से बड़ा आया तो उसको 7 से डिवाइड करके छोटा कर लीजिए, तो 8 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं तो 7 1 7, रिमाइंडर बचा 1 1/7, तो यानी कि ये देखिए 8 में रिमाइंडर कितना बचा 1, और ये कितना है 2, तो 2 और 1 को जोड़ा कितना हुआ 3, यानी वेडनेसडे में मैंने 3 ऑड डेज जोड़ने हैं, क्योंकि इनके बीच में आपके 3 ऑड डेज आ रहे हैं, तो +3 हमने किया,
तो वेडनेसडे में +3 करके आपका कितना आ गया, सैटरडे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा क्या, सैटरडे। तो इस तरह से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन हमने कैलेंडर के, कि आपको जो दिया हुआ है उससे जो पूछा हुआ है उस पे आपने देखना है कितने उनके बीच में ऑड डेज आएंगे, और ऑड डेज हम कैसे बताते हैं, 7 से डिवाइड करके। तो ये अब आपका क्वेश्चन था। चलिए थोड़े से ना, अब इसके बाद मैं आपको और एक दो क्वेश्चन करवा के थोड़े से मैं आपको फैक्ट्स भी बताऊंगी। हाँ जी, इफ 5 अगस्त 2010 का है फ्राइडे, तो आपको मुझे बताना है कि 10 अक्टूबर 2015 का क्या होगा। अब अभी तक क्या चल रहा था, देखो पहले क्या था, इधर 5 अगस्त है तो इधर भी 5 अगस्त है ना, आपने सीधा +1 किया कि पता था पूरा साल है, साल में आपको पता है 365 दिन है, आपने वो 365 गिन के नहीं बताया, वो आपको पता है ना, तो इसीलिए आपने सीधा सीधा ऑड डे निकाल लिए। पर 5 अगस्त 2010 से लेके 10 अक्टूबर 2015 तक आने में कितने ऑड डेज हैं, उसके लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि कितने दिन हैं, और दिन हमें यहाँ गिनने पड़ेंगे। तो अब कैसे करें, तो यहाँ पे आप देखिए 5 अगस्त 2010 से पहले आप क्या करेंगे, 5 अगस्त 2015 पे आएंगे, और फिर 5 अगस्त 2015 से आप आएंगे 5 अगस्त 2015 से आप आएंगे 10 अक्टूबर 2015 पर। ठीक है, ये चीज आपने करनी है। अब कैसे करें, देखो 5 अगस्त 2010 से 5 अगस्त 2015 पे आना तो बहुत आसान है। कैसे, 2010 के 5 साल बाद आ रही है 2015, मैंने +5 किया और 29 फरवरी में अलग से प्लस कर लूंगी। ये देखो 2010 है ना, ये 15 है, तो इनके बीच में 29 फरवरी कब आई, 2012 में, तो ये +1 एक और। ठीक है, यानी 5 अगस्त 2010 से 5 अगस्त 2015 पे आने पे +5 और +1 ऑड डेज आ रहे हैं, मतलब आपको +6 करना पड़ेगा। अभी करो मत, मतलब आप ना जब कैलेंडर कर रहे हैं ना, एडिशन मत करो, सारे वो +2 +4 सारे निकाल लो, एंड में जाके हम करेंगे। तो 5 अगस्त 2010 से 5 अगस्त 2015 तक आने में आपको पहले +5 और फिर +1 करना पड़ा, बस। अब 5 अगस्त 2015 से 10 अक्टूबर 2015 पे अगर मुझे आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, अब ये यहाँ पे मैं बता रही हूँ कौन सा महीना कवर हो रहा है, अगस्त का हो रहा है, सितंबर का हो रहा है और अक्टूबर का हो रहा है। ठीक है, तो 5 अगस्त के बाद कितने दिन है, अगस्त में आपके कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। 31 में से 5 गए तो कितने दिन बचे, 26 दिन। सितंबर में आपके कितने दिन होते हैं, 30 दिन। और अक्टूबर पूरी नहीं है, ये 10 अक्टूबर की बात कर रहा है, तो 10 अक्टूबर का मतलब अक्टूबर के कितने दिन है, बस 10 दिन। अक्टूबर में आपके सिर्फ 10 दिन रहेंगे। तो अब आपने करना क्या है, इनमें ऑड डेज निकालने हैं। तो ऑड डेज आप कैसे निकालेंगे, देखो इसमें आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 5 है ना। अगस्त में आपका कितना रिमाइंडर बच रहा है, 5। सितंबर का तो मैंने ऑड डे आपको निकालने सिखाए थे, कितना रिमाइंडर बचा, 2। और अक्टूबर में अगर आप 7 से डिवाइड, मैं रिमाइंडर कैसे निकाल रही हूँ, 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बच रहा है वो वाला, और जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑड डेज। तो अक्टूबर के सिर्फ 10 दिन है, तो इन 10 को 7 से अगर मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना बचा, 3। यानी अगस्त के ऑड डेज आ रहे हैं 5, सितंबर के आ रहे हैं 2 और अक्टूबर के आ रहे हैं 3। तो अब आप ये देखो, इनमें अगर मैं निकाल लूं कितने ऑड डे, तो वो हम फ्राइडे में ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 10 अक्टूबर 2015 का कौन सा दिन है। तो ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या किया, 2010 से 2015 पे आए, फिर हम 5 अगस्त 2015 से 10 अक्टूबर 2015 पे आए, है ना। तो ये सब कुछ आ रहा है। अब इनमें हम देखते हैं ऑड डेज, देखो आप इन सबको ऐड करके भी निकाल सकते हैं ऑड डेज, या फिर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। कैसे, देखो हफ्ते जहां बनते जा रहे हैं ना, उनको कैंसिल करते जाओ। जैसे कि ये देखो, ये 5 है और ये 2 है, 5 + 2 कितना होता है, 7, हफ्ता बन गया, कैंसिल।
ठीक है। अब ये क्या है, 5, 1 और 3 बचा, तो इनको अगर मैं जोड़ूं 5 और 3 8 और 1 9, 9 बचा ना, तो 9 में ऑड डेज कितने होते हैं, 2। तो मतलब फ्राइडे में मुझे +2 करना है, तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या होगा, फ्राइडे +2 करके आ जाएगा संडे, यानी 5 अगस्त 2010 का अगर फ्राइडे था तो 10 अक्टूबर 2015 का क्या होगा, संडे। ये मैंने आपको ना एक ऐसा क्वेश्चन करवा दिया है, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन में। वैसे तो आपसे बड़ा नॉर्मल सा जो अभी तक मैंने डिस्कस किया ना वैसा सब पूछा जाता है, बट एक लेवल थोड़ा ऊपर करना चाहिए कि अगर पेपर में आए तो आपसे हो जाए, ठीक है। तो चलिए एक बार मैं ये फिर से बता देती हूँ, 5 अगस्त 2010 फ्राइडे है, 10 अक्टूबर 2015 का बताना है। पहले हम 2010 से 15 पे कैसे आए, 2010 के 5 साल बाद आती है 2015, है ना, प्लस मतलब हर साल +1 करते करते टोटल +5 हो गया। और बीच में 2012 में आई आपकी 29 फरवरी, तो वो मैंने अलग से प्लस कर दिया, ये देखो मैंने +5 और +1 यहाँ नोट कर लिया। उसके बाद अब मैंने 5 अगस्त 2015 से 10 अक्टूबर 2015 पे आना है, तो अगस्त 5 है, अगस्त में वैसे आपके 31 दिन होते हैं, 5 दिन मतलब 5वीं अगस्त के बाद आपके 26 दिन बचे, 31 - 5 कर लिया ना, 26 दिन अगस्त के बचे। सितंबर में हो, पूरा सितंबर लेना है तो पूरे सितंबर में 30 दिन होते हैं। अक्टूबर के, ये 10 अक्टूबर है तो बस 10 दिन नहीं लेने हमने अक्टूबर के, तो ये 10 ले लिए। हम ऑड डेज निकाल रहे हैं ना, तो बस ऑड डेज निकाल लेते हैं। इनको ऐड करके भी आप कर सकते थे कि 26 + 30 + 10 सबको ऐड करके निकाल लो, पर मैं अलग अलग इसलिए कर रही हूँ, कैलकुलेशन कम होगी। आप टूटे मतलब नंबर्स को जोड़ने से पहले ही अगर ऑड डे निकाल लो तो कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। तो चलिए, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 26 है, ठीक है। 26 में अगर आप 7 से डिवाइड करते, 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर क्या बचा, 5। 30 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 4 ज़ा 28, रिमाइंडर क्या बचा आपका, 2। और इसको मैं 7 से डिवाइड करूं, 7 1 ज़ा 7, रिमाइंडर आपका क्या बचा, 3, ठीक है। तो ये 5 2 और 3 मैंने यहाँ ले लिया, तो बस फिर 5 और 2 7 हफ्ता बन गया, बाकी क्या बचा आपका, 5 1 6 और 3 9, 9 में रिमाइंडर कितना होता है, 2। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, नंबर जैसे ही 7 से बड़ा नंबर आया 7 से डिवाइड किया, ऑड डे पकड़ लिया, बाकी सब छोड़ दिया। फिर 7 से बड़ा आ रहा है, 7 से डिवाइड किया, ऑड डे पकड़ लिए, बाकी छोड़ दिया। तो मैं यही काम कर रही हूँ। अब ये देखो, ये 9 आया, 7 से बड़ा आ गया, फिर इसको 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आया 2, 2 को रख लिया, बाकी छोड़ दिया। फ्राइडे में +2 करके आएगा संडे। चलिए एक और क्वेश्चन इस तरह का हम करेंगे। इफ 2 मई 2006 का थर्सडे है, देन 10 अगस्त 2015 का क्या होगा। अब पहले हम क्या करेंगे, 2006 से 15 तक आने पे कितने ऑड डेज है वो देखने पड़ेंगे। 2006 के कितने सालों बाद 2015 आती है, तो 9 सालों बाद, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए 2008 है, 2012 है, तो 2 दिन, ठीक है। इधर से +9 और इधर से +2, ठीक है। तो ये आपका 2 ऐड हो गया, 2008 और 2012, मतलब 2008 में 29 फरवरी आई और 2012 में 29 फरवरी आई, वो मैंने अलग से +2 कर ली। अब यहाँ पे मई से हमें यहाँ आना, तो मई के महीने में आपके 31 डेज होते हैं, तो 2 मई के बाद कितने दिन रह गए, 29 दिन, ठीक है। जून में आपके 30 दिन है, तो हमने रिमाइंडर ही ले लिया सीधा 2, ठीक है। उसके बाद जुलाई में आपके 31 दिन है, मैंने सीधा रिमाइंडर ही ले लिया 3, ठीक है। अगस्त ये 10 ही है, तो ये मैंने 10 ही रखना है। अब ये अलग अलग है, इन सबको जोड़ के भी आप ऑड डे निकाल सकते हैं कि आप 29 + 2 + 3 + 10 + 9 + 2 करें और ऑड डे निकालें। पर वही बात है, इतनी कैलकुलेशन हम क्यों करें, हम जब ये टूटे हुए हैं ना तभी निकाल लेंगे, अलग अलग से निकाल लेते हैं। देखो 29 में कितने ऑड डेज होते हैं, 7 4 ज़ा 28,
तो एक दिन बच जाता है जो हफ्ता नहीं बना पाता। ये 2 3 10 में कितने और डे होते हैं? 7 से अगर मैं डिवाइड करूं, 7 1 जा 7, तो एक हफ्ता अगर मैं निकाल दूं कितने दिन बचे? 3 दिन। 9 में से अगर मैं हफ्ता निकाल दूं 7 दिन का, तो कितने दिन बचे? 2 दिन। तो अब ये देखो बचा क्या हुआ है, 1 2 3, इधर से 3, इधर से 2 और इधर से 2। अब देखो जिनको जोड़ के 7 दिन बन रहे हैं, 7 दिन का मतलब हफ्ता होता है ना, उनको कैंसिल कर दो। देखो ये 3 2 और 2, 3 2 और 2 को अगर आप जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा हो गया, ठीक है, पूरा हफ्ता बन गया 7 दिन का, कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा? 3 2 और 1, तो 3 4 5 और 6, यानी थर्सडे में मुझे 6 जोड़ना है। तो थर्सडे में 6 जोड़ने का मतलब थर्सडे कितना होता है? 4, 4 + 6 कितना हुआ? 10। 10वां दिन हफ्ते का कौन सा है? वही याद है मैंने कहा था साइक्लिक चल पड़ता है, हफ्ते का 10वां दिन कौन सा है? तो पूरा हफ्ता एक साइकिल निकाल दो, 7 दिन का हफ्ता जो होता है, तो 3 बचा ना, तो आंसर कितना होगा आपका? वेडनेसडे। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद ना मैं आपको थोड़ा सा एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं हरी रिमेंबर्स दैट हिज मदर्स बर्थडे इज बिटवीन 12 जून टू 20th जून, but Ravi says that Hari's mother's birthday is between 15 जून to 22 जून। Akash says that Hari's mother's birthday is between 18 जून to 21 June. Then when is Hari's mother's बर्थडे? ये क्वेश्चन अब ध्यान से देखना यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ उसने बोला हरी को याद है कि उसकी मदर का बर्थडे जो है वो 12 जून से लेके 20 जून के बीच में है। बिटवीन जब बोलता है ना, बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में, और अगर वो इन दोनों के बीच में कह रहा है तो यानी 12 जून और 20 जून नहीं है, 12 जून और 20 जून के बीच में है। तो यानी आपकी पॉसिबिलिटी यहाँ से क्या निकल रही है? 13 से लेकर 19 जून। पर रवि कह रहा है कि उसकी मदर का बर्थडे जो है वो 15 से 22 के बीच में है, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या निकल रही है? 16 से 21। और आकाश क्या कह रहा है कि हरी की मदर का बर्थडे 18 और 21 के बीच में है, यानी इसकी पॉसिबिलिटी क्या निकल रही है? 19 या फिर 20। अब ये तीनों से कॉमन डेट कौन सी आ रही है? देखो ये देखो 19 और 20 है ना, इसके बीच में 19 और 20 दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। यहां पे देखो 13 से 19 कह रहा है कि 13 से लेकर 19 के बीच में आपको बता रहा है, तो यहां पे 20 तो कैंसिल हो गया है ना, यहां पे आपका 20 जो है वो कैंसिल हो गया, तो 19 को उसकी मदर का बर्थडे। आई बात समझ? जैसे कि उसने बोला कि 12 जून से 20 जून के बीच में 13 तारीख हो सकती है, 14 15 16 17 18 19 हो सकती है, पर दूसरे ने कहा कि नहीं 16 से लेके 21 तक है डेट। तो इन दोनों का कॉमन क्या हुआ कि 16 17 18 19, मतलब इन दोनों का अगर मैं कॉमन देखूं क्या आ रहा है? 16 17 18 और 19।
ये कह रहा है कि 19 तक का है, ये कह रहा है 21 तक का है, तो फिर दोनों सेम बात जो कह रहे हैं 16, 17, 18, 19, ये भी कह रहा है और ये भी कह रहा है, पर इसने कहा कि 19 है या 20 है। अब 20 तो हो नहीं सकता, तो आंसर आपका क्या होगा? 19 होगा। इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, A's height is between 159 सेंटीमीटर टू 163 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज एक्स ने बोली। एक्स कह रहा है कि ए की हाइट जो है वो 159 से लेके 163 के बीच में है। फिर किसी और बंदे ने कहा कि नहीं, ए की जो हाइट है वो किसके बिटवीन है? 160 सेंटीमीटर टू 165 सेंटीमीटर। तो किसी और बंदे ने बोला कि नहीं, ए की हाइट जो है वो 160 सेंटीमीटर से लेके 165 सेंटीमीटर तक है। फिर किसी और ने, कोई और बंदा आ गया, उसने बोला कि ए की हाइट इज बिटवीन 161 सेंटीमीटर टू 166 सेंटीमीटर। कोई और पर्सन आ गया, उसने कहा ये है। तो हाइट ऑफ ए क्या हो? चलिए सोचिए इसका आंसर। देखो 159 टू 163 का मतलब क्या है? 160 हो सकती है, 161 हो सकती है, 162 हो सकती है, राइट। इसने कहा 160 और 165 के बीच में है। तो अगर 160 और 165 के बीच में है तो मतलब 160 तो हमने नहीं लेना। बिटवीन मीन्स मैं कह रही हूं कि इन दोनों के बीच में, तो जिन दोनों के बीच में कह रहा है उन दोनों को हमने नहीं लेना। तो यहाँ पे आपका 160 नहीं होगा, तो 160 हो गया कैंसिल। 161 और 162 हो सकता है क्योंकि ये दोनों 160 और 165 के बीच में आ रहे हैं। अब इसने बोला कि बिटवीन 161 या 166 है, तो मतलब 161 भी नहीं लेना और 162 इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो बस फिर आंसर आपका आ गया कि हाइट कितनी है? 162 सेंटीमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आपको इस तरह से एक रेंज दे देता है, तो आपको कॉमन आंसर निकालना है कि 2-3 बंदे बता दिए कि इस पर्सन का ये कहना है, इस पर्सन का ये कहना है। तो अल्टीमेटली फाइनल आंसर आपको सभी की बातें सुनकर एक फाइनल आंसर निकालना पड़ेगा कि फिर एग्जैक्टली आंसर क्या है। चलिए, इसके बाद कुछ फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगी कैलेंडर टॉपिक के। सबसे पहले कैलेंडर repeats itself after every dash years. Second fact, leap year comes, कई बार ना आपसे डायरेक्टली ही ये फैक्ट पूछ लेते हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। लीप ईयर कम्स आफ्टर एवरी डैश ईयर्स, ठीक है। फिर लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी कैन नॉट बी डैश। चलिए, सबसे पहले तो उसने बोला कि कैलेंडर जो है वो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर एवरी, आंसर है 400। 400 सालों के बाद कैलेंडर रिपीट होता ही होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 400 सालों के बीच में रिपीट नहीं होता। 400 सालों के बीच में भी कभी 24 साल, कभी 28 साल बाद रिपीट हो जाता है, बट 400 साल फिक्स है। कि जैसे अभी जो इस साल का 2021 का कैलेंडर है, मान लो 20 साल बाद रिपीट हुआ, फिर वही 30 साल बाद रिपीट हुआ। पर आज का जो कैलेंडर है, आज 2000 अभी 21 चल रही है, 2021 चल रही है ना, तो 2021 के 400 साल बाद अगर आप देखोगे ना, कैलेंडर सेम होगा। उसके 400 साल बाद देखेंगे, कैलेंडर सेम होगा। तो 400 साल बाद वो सेम होता ही है, ठीक है। बीच में कभी कभी हो रहा होता है पर वो फिक्स नहीं है। उसने बोला यहाँ पे एवरी, तो इसका आंसर है 400। इसी तरह से लीप ईयर जो है वो भी 400 साल बाद आता है। आप में से कईयों को लग रहा होगा कि नहीं 400 नहीं 4 होना चाहिए, बट 4 नहीं 400 ही होगा, क्योंकि बीच में कुछ जगहें आती हैं जहाँ पे आपका लीप ईयर 4 साल बाद नहीं आ रहा। तो आंसर होगा 400।
लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी का मतलब क्या है कि आखिरी दिन 31, जैसे कि 31 दिसंबर की वो बात कर रहा है, लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी 31 दिसंबर 2000। सेंचुरी का आखिरी साल कौन सा होता है, जैसे कि ये 2000 है, ठीक है, तो सेंचुरी का आखिरी साल ये वाला, या फिर 31 दिसंबर 2100। हर साल का आखिरी दिन नहीं कह रहा, इस चीज का ध्यान देना, हर साल का आखिरी दिन नहीं कह रहा, सेंचुरी, सेंचुरी होती है 100वां साल, ठीक है, तो 100वां साल जिसके लास्ट में 00 आएगा, उसका आखिरी दिन क्या नहीं हो सकता, वो आपका ट्यूसडे नहीं हो सकता, थर्सडे नहीं हो सकता, और सैटरडे नहीं हो सकता। आप कैलेंडर खोलकर देख सकते हैं कि वो जो आखिरी दिन है ना, ट्यूसडे नहीं होता, थर्सडे नहीं होता, और सैटरडे भी नहीं होता। तो अगर आपसे ये फैक्ट पूछ ले तो आपको आंसर पता है, आप आराम से अपना आंसर जो है वो मार्क कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्ट, डैश एंड डैश मंथ्स have the same calendar in the same year। आप एक बार चाहे अपना कैलेंडर खोल के देख सकते हैं, जब आप खोलेंगे तो आप उसमें क्या अगर ध्यान जाए ना, आपका एक चीज देखना कि 2 महीनों का कैलेंडर सेम है। वो कौन से 2 महीने होते हैं, वो होते हैं सितंबर एंड दिसंबर, ठीक है। सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम होगा, 2021 का ही देख लेना, 1 सितंबर को अगर मंडे हुआ ना तो 1 दिसंबर को भी मंडे ही होगा। तो सितंबर और दिसंबर का जो कैलेंडर है ना, इन द सेम ईयर, उसी साल में, जिस साल का सितंबर देख रहे हो उसी साल का आपने दिसंबर देखना है, तो सेम ईयर में आपका सेम कैलेंडर होगा इन दोनों महीनों का, ठीक है। तो ये 4 फैक्ट्स याद रखना, कभी पेपर में आ गए तो बाकियों को शायद आंसर पता हो ना, या ना पता हो, बट आपको वो आंसर पक्का पता होगा, कंफर्म्ड पता होगा, और आप बिल्कुल सही आंसर मार्क करके आएंगे, ठीक है। तो ये 4 फैक्ट्स जो हैं याद रखना, और इसी के साथ आपका जो कैलेंडर का चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और उससे एक लेवल ऊपर का क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया। तो अब आपके एग्जाम में कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे गलत नहीं होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। इफ डे आफ्टर टुमारो, टुमारो होता है कल, येस्टरडे होता है जो बीता हुआ कल है, टुमारो होता है आने वाला कल। इफ डे आफ्टर टुमारो इज वेडनेसडे, देन टुडे इज क्वेश्चन मार्क। अगर कल के बाद बुधवार होगा तो आप ये देखो, आज क्या है, टुडे आपसे पूछा हुआ है, टुडे क्या है नहीं पता, टुमारो क्या है नहीं पता, डे आफ्टर टुमारो मतलब टुमारो से अगला डे, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डे आफ्टर टुमारो। तो टुमारो से अगला दिन उसने बोल दिया वेडनेसडे, ठीक है, यानी टुमारो क्या हुआ ट्यूसडे, और टुडे क्या हुआ मंडे। तो आंसर आपका क्या होगा मंडे। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि डे आफ्टर टुमारो जो है वो ये था, तो डे आफ्टर येस्टरडे क्या होगा। तो आपको इन वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। टुडे तो आज समझते हैं आप कि आज की बात हो रही है, टुमारो मतलब आने वाला कल, और डे आफ्टर टुमारो मतलब कल का कल, आने वाला कल का अगला दिन। और येस्टरडे होता है टुडे से पिछला दिन, डे बिफोर येस्टरडे होता है पिछले से भी पिछला दिन। तो आप इस तरह से क्वेश्चन कर पाएंगे। अब मैं कह सकती हूँ आपको कि आपका कैलेंडर का टॉपिक आज के लेक्चर में पूरी तरह से 100% कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपने प्रैक्टिस करना, ठीक है। आप कैलेंडर का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखेंगे, आपसे सॉल्व हो जाएगा, और एग्जाम में आप 1-2 सेकंड में कैलेंडर का आंसर जो है वो मार्क कर देंगे, राइट। तो इसी के साथ हम आज का सेशन जो है वो कंप्लीट करते हैं।
इसी तरह से नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में मिलेंगे। सिविल स्टाफ हिमाचल चैनल पे जैसे आपकी रिकॉर्डिंग्स आ रही है, एक और रिकॉर्डिंग अगले नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगी, और उसमें भी इसी तरह से मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगी। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर।